नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, इसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरों की, और पहला नाम है इसमें क्यूपिड का। कमजोर बाजार में भी एक ही दिन में शेयर 15.5% तक भाग गया था। खबर यह थी कि 4:1 बोनस इशू का एडजस्टमेंट हुआ, जिसके बाद इस शेयर में हमने बढ़त बनती हुई दिखी। 10 मार्च को इसके जो बोनस शेयर आए थे उसका अलॉटमेंट होता हुआ दिखा था, और ऐसा पहली बार नहीं है कि कंपनी ने बोनस इशू घोषित किया है। शेयरधारकों को तीसरी बार बोनस का जो तोहफा है वो कंपनी की ओर से दिया गया है। इससे पहले अप्रैल 2024 में 1:1 के बोनस की घोषणा हुई थी, और उससे पहले अक्टूबर 2018 में भी 1:5 की रेशो में बोनस शेयरों का ऐलान किया गया था। विलियम अंबाला मानती है कि 3 से 6 महीने में ये शेयर आपको 120 से 135 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। 9 मार्च को क्यूपिड के शेयर में कमजोर बाजार में भी 14% की मजबूती के साथ 91 रुपए 60 पैसे के लेवल पर जाकर कारोबार की समाप्ति हुई। अगला नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। एक ही दिन में 14% से ज्यादा ये शेयर इस हफ्ते गिर गया था। दरअसल ईरान में जो जंग चल रही है उस वजह से गैस की सप्लाई घटी है, जिस वजह से इस शेयर में हमने नेगेटिव इंपैक्ट बनता हुआ देखा है। एलपीजी की सप्लाई रुकने से दूसरे विकल्पों की ये कंपनी तलाश कर रही है, ऐसा कंपनी की ओर से अपडेट निकल के सामने आया था, जिसके बाद शेयर की पिटाई होती हुई दिखी। 9 मार्च से कंपनी की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत एलपीजी सप्लाई आती है, उसके ऊपर असर होगा, ऐसा कंपनी ने कहा था। और उसके बाद विलियम अंबाला मानती है कि अगर आपकी पोजीशन है तो इसमें से आपको निकल जाना चाहिए। 430 के पास अगर ये शेयर आए तो दोबारा आपको रिव्यू करना चाहिए। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आप चाहें तो पुट खरीद कर भी इसको हेज कर सकते हैं, जो कि इस हफ्ते कारगर साबित होती हुई नजर भी आई। क्यों? क्योंकि 9 मार्च को पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर में 14% से ज्यादा की गिरावट के साथ 522 रुपए 35 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, और 13 मार्च यानी कि शुक्रवार को ये शेयर 500 रुपए के भी नीचे फिसल गया था। नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति से भी येस बैंक के शेयर में किसी भी तरह की कोई जो गिरावट है वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन्होंने क्या किया है, विनय मुरलीधर टॉन्से को एमडी एंड सीईओ डेजिग्नेट के रूप में नियुक्त कर लिया है। 12 मार्च को इनकी जो नियुक्ति है वो लागू हो चुकी है, और ये 6 अप्रैल से पदभार संभालेंगे। इसीलिए इनको डेजिग्नेट के रूप में यहाँ पे पदभार दिया गया था, यानी कि इनको कंपनी में जोड़ तो लिया गया, लेकिन इनकी जो एक्चुअल जो नियुक्ति है वो 6 अप्रैल से लागू होती हुई नजर आएगी। 9 मार्च को येस बैंक के शेयर में करीब 2.5% की गिरावट के साथ 19 रुपये 65 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, और 13 मार्च को तो ये शेयर 19 रुपये के भी नीचे फिसल गया था। आपको याद होगा पीएचडी कैपिटल के फाउंडर और सीईओ प्रदीप हल्दर लगातार कहते हैं कि जब तक ये शेयर 25 के ऊपर ना जाए इसमें आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। टाटा मोटर्स पीवी यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इस हफ्ते ये शेयर नए 52 वीक लो पर पहुंचता हुआ दिखा। 308 रुपये 50 पैसे का लेवल इसने छुआ था। दरअसल खबर ये आई है कि ओपी भट्ट साहब यानी कि ओम प्रकाश भट्ट ये 8 मार्च से कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहे हैं। ये दूसरा कार्यकाल निभा रहे थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में इस कंपनी में। वो कार्यकाल पूरा हो गया, और साथ ही साथ 75 साल की उनकी जो उम्र है वो भी पूरी होगी, तो वो उनको रिटायर होना पड़ा, जिस वजह से वो अब टाटा मोटर्स पीवी के साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नहीं रहे हैं। 9 मार्च को इस खबर के चलते टीएमपीवी के शेयर में करीब 5.5% की गिरावट के साथ 332 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, और 13 मार्च यानी कि शुक्रवार को तो ये शेयर 310 रुपये के भी नीचे एक समय फिसल गया था। 10,000 के लेवल के नीचे से डिक्सन टेक के शेयर में इस हफ्ते हमने शानदार रिकवरी बनती हुई देखी। खबर ये आई थी कि एचकेसी ओवरसीज के साथ एलईडी मॉड्यूल जेवी को सरकार से मंजूरी मिल गई है। 7426 इक्विटी स्ट्रक्चर में जेवी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से ये हरी झंडी मिलती हुई दिखी है, जिसके तहत लिक्विड क्रिस्टल टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल पर जेवी की ओर से फोकस किया जाएगा। इनका इस्तेमाल टीवीज, स्मार्टफोन्स, ऑटोमोटिव डिस्प्ले के लिए भारत में बनाने के बाद किया जाएगा, जिसको बाजार ने पसंद किया। 10 मार्च को डिक्सन टेक के शेयर में 11% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला, और 10,908 रुपए के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली। बड़े दिग्गजों के साथ रैमको सिस्टम्स का नाम जुड़ा है, जिसके बाद ये शेयर इस हफ्ते दौड़ता हुआ नजर आया। दरअसल खबर ये आई थी कि नेक्स्ट जेन एविएशन सॉफ्टवेयर ये कंपनी इंप्लीमेंट करती हुई नजर आएगी टीएएसएल की आने वाली डिफेंस एमआरओ फैसिलिटी में। टीएएसएल आपको बता दें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है। ये टाटा ग्रुप की स्ट्रेटेजिक एरोस्पेस और डिफेंस कारोबार से जुड़ी हुई सब्सिडरी है। ये जो नई फैसिलिटी है उसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का काम होगा, और स्पेशली जो लॉकहीड मार्टिन के C130J सुपर हर्क्यूल्स एयरक्राफ्ट हैं
उनके मेंटेनेंस का काम होगा। यानी कि रैमको सिस्टम्स का नाम एक तो टाटा ग्रुप के साथ जुड़ रहा है और उसके साथ साथ लॉकहीड मार्टिन के साथ जुड़ा है। तो दो प्रेस्टिजियस नाम इस कंपनी के साथ जुड़े, इनका सॉफ्टवेयर वहां पे इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। उस दिन 10 मार्च को रैमको सिस्टम्स के शेयर में 445 रुपए तक का उछाल देखने को मिला और करीब 7.25% ऊपर ये शेयर 430 रुपए के 30 के आसपास जाकर सेटल होता हुआ दिखा। छोटी सी भनक लगी और रेडिंगटन का शेयर एक ही दिन में उछल गया 16%। खबर ये आई थी रिपोर्ट्स के हवाले से कि एप्पल ने भारत में आईफोन उत्पादन करीब 53% बढ़ा दिया है। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से एक रिपोर्ट के माध्यम से खबर निकल के सामने आई थी। इस हिसाब से इस रिपोर्ट की मानेंगे तो कुल आईफोन उत्पादन का 25% हिस्सा अब भारत में उत्पादन कर रहा है एप्पल। इसको बाजार ने पसंद किया। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो चीन पर जो निर्भरता है उसको कम करने के ऊपर एप्पल का फोकस है और ये खबर रेडिंगटन जो कि एप्पल का यानी कि आईफोन का एक डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में, उसको पसंद आई। 10 मार्च को रेडिंगटन के शेयर में 16% तक का उछाल देखने को मिला और 11.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ये शेयर 259 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। प्रमोटर की हिस्सा बिक्री की रिपोर्ट से बंधन बैंक का शेयर इस हफ्ते भागता हुआ नजर आया। बैंक के प्रमोटर की हिस्सा बिक्री की योजना है, ऐसा एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। बंधन बैंक के प्रमोटर की जहां तक बात है तो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज आप सब जानते हैं ये इसकी प्रमोटर कंपनी है और प्रमोटर को 2030 तक अपनी जो हिस्सेदारी है उसे घटाकर 26% करना है। ये रेगुलेटरी नॉर्म्स के तहत होना है जिसके तहत प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी नीचे लेकर आनी है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये जो प्रमोटर है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज वो एक पीई फर्म को 20.95% हिस्सा बेच सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ इस खबर के चलते शेयर में हमने एक्शन बनता हुआ दिखा और एसआर वेल्थ के फाउंडर लोकेश सेठिया जी मानते हैं कि 165 से 170 की रेंज में आप इसको खरीदिए। स्टॉप लॉस 150 पर लगाइए। ये शेयर आपको 240 से 250 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। 10 मार्च को इस शेयर में 5% की मजबूती के साथ 182 रुपये 26 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। यूपी सरकार के साथ पार्टनरशिप करने की वजह से हिंदुजा ग्लोबल का शेयर भागता हुआ नजर आया। हिंदुजा ग्लोबल की इनफैक्ट एक ब्रॉडबैंड सब्सिडरी है जिसने यूपी सरकार के साथ एक पार्टनरशिप की है और ये पार्टनरशिप की गई है 20 लाख घरों में कनेक्टिविटी के लिए। शेयर का चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर है, इसलिए पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर मानते हैं कि शेयर से आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन इस खबर के चलते 10 मार्च को एक्शन बहुत मजबूत था। ये शेयर उस दिन 9% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 378 रुपये 55 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर 408 रुपये तक भी उछल गया था। अगला नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स का। मैनेजमेंट की कमेंट्री आई और शेयर को जैसे पर लग गए। नई जान इस शेयर में इस हफ्ते हमने आती हुई देखी। FY26 का माफ कीजिए FY27 का जो ग्रोथ गाइडेंस है उसे इस कंपनी ने बढ़ा दिया। 10% था पहले, उसे बढ़ाकर 12.5% किया गया है। एक ये खबर होगी और दूसरा कंपनी ने ये कहा कि FY28 तक यानी कि अगले से अगले वित्त वर्ष तक जो ग्रोथ है वो बढ़कर 15% तक भी पहुंच सकती है। इस खबर के चलते 10 मार्च को हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर 17.5% से ज़्यादा के उछाल के साथ 400 रुपये 45 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ और 11 मार्च यानी कि अगले दिन ये शेयर 450 रुपये के भी पार चला गया था। ब्लॉक डील की डिटेल्स आने से नज़ारा टेक के शेयर में जोश देखने को मिला। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने 10 मार्च को 28,85,000 शेयरों की खरीदारी की और ये ब्लॉक डील के जरिए हुई है 10 मार्च के दिन, जिसके बाद हमने शेयर में एक्शन बनता हुआ दिखा। 239 रुपये 80 पैसे का भाव है जिस पर मॉर्गन स्टैनली की ओर से ये शेयर खरीदे गए हैं और ये शेयर थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज मास्टर फंड की ओर से बेचे गए हैं। हालांकि पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ मानते हैं कि इस शेयर से आपको फिलहाल के लिए दूर रहना चाहिए क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कमजोर नजर आ रहा है। 11 मार्च को कमजोर बाजार में भी शेयर में 5% तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग पूरी बढ़त गवाकर करीब 0.25% नीचे 243 रुपये 80 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। ट्रंप की बड़ी घोषणा हुई है और RIL इस घोषणा के हिसाब से, इस दावे के हिसाब से यूएस में यानी कि अमेरिका में बड़ा निवेश करने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप उन्होंने कहा है कि 300 अरब डॉलर की नई रिफाइनरी लगाने की एक बात हुई है। यूएस में 50 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी नई रिफाइनरी लगाने की घोषणा देखने को मिली है। इस रिफाइनरी में ट्रंप ने इस कंपनी को यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को पार्टनर के रूप में बताया। ट्रंप के दावे पर कंपनी की ओर से हालांकि कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं निकल के सामने आया, लेकिन हाँ टेक्सास में ये रिफाइनरी लगाई जाएगी अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग AFR की ओर से, जो कि एक निजी कंपनी है। AFR की जहाँ तक बात है तो उन्होंने रिलायंस का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि 9 फिगर में ये निवेश मिलने वाला है, इसका उन्होंने दावा किया।
जो कि 10 फिगर के वैल्यूएशन पर आने वाला है। तो लंबी अवधि के लिए ज़्यादातर एक्सपर्ट्स वैसे ही शेयर को लेकर बुलिश हैं। हालांकि कंपनी का जो औपचारिक ऐलान है उसका इंतजार फिलहाल देखने को मिला, लेकिन भारत के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की ओर से एक बड़ा दाव इसको माना जा रहा है। 11 मार्च को कमज़ोर बाजार में भी शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर में उछाल देखने को मिला। हालांकि बाद में पूरी बढ़त गंवाकर ये शेयर करीब 1.5% नीचे 1390 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। जैक्सन फार्मा ये कमज़ोर बाजार में इस हफ्ते तगड़ा निवेश रिटर्न लोगों को देता हुआ नजर आया। दरअसल इसके बोर्ड ने निवेशकों को खुश किया है। कंपनी के बोर्ड ने शेयर बायबैक की घोषणा की वजह से शेयर बायबैक को मंजूरी की वजह से 250 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर बायबैक को बोर्ड ने मंजूरी दी है, जो कि टेंडर रूट के जरिए होगा, जिसके तहत 16 लाख तक शेयरों का बायबैक किया जाएगा। 11 मार्च की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो बायबैक का जो प्राइस है वो 40% के प्रीमियम पर है और यही कारण है कि 12 मार्च को जैक्सन पाल फार्मा के शेयर में 12% तक का बड़ा उछाल देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग करीब 6.25% ऊपर 189 रुपये 61 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। डॉलर से अलग करेंसी में पूंजी जुटाने के ऊपर अदानी ग्रुप का पूरी तरह से फोकस है और उसका एक और उदाहरण इस ग्रुप ने इस हफ्ते दिया है। अदानी एनर्जी ने, जो कि इस ग्रुप की एक एंटिटी है, बॉन्ड इशू के जरिए $500 मिलियन की रकम जुटाई है। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के फंड से यह रकम जुटाई गई है और आपको बता दें कि पूरा जो प्लान है उसके तहत $1.5 बिलियन का जो रकम है वो ये ग्रुप जुटाना चाहता है डॉलर से अलग करेंसी में। और उसी योजना के तहत, उसी के हिस्से के तहत आप देखेंगे ये जो फंड रेजिंग है वो की गई है, जिसके बाद 11 मार्च को कमजोर बाजार में भी अदानी एनर्जी के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में मजबूती तो दिखी, लेकिन बाद में बाजार की बिकवाली के साथ ये शेयर भी मुनाफा वसूली की चपेट में आ गया और 2% से ज्यादा गिरकर ये शेयर 992 रुपए के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। एक खबर और भी थी उसी दिन की डीपी जैन टीओटी टोल रोड्स का जो बाकी बचा हिस्सा है 49%, वो इस ग्रुप की ओर से खरीद लिया गया है। वो अदानी एंटरप्राइजेस ने खरीदा है ये बाकी 49% हिस्सा अपनी एक सब्सिडरी कंपनी अदानी रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए ये हिस्सेदारी खरीदी गई है और इन शेयरों के साथ साथ, इन बाकी बचे हिस्से के साथ साथ 100% OCRPS भी खरीदे गए हैं। OCRPS आपको बता दें ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को कहा जाता है। उस दिन यानी कि 11 मार्च को कमजोर बाजार में अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में भी शुरुआती कुछ मिनटों में उछाल दिखा, लेकिन बाद में बाजार की बिकवाली के साथ साथ शेयर में दबाव आ गया और 1% से ज़्यादा गिरकर ये शेयर 1974 रुपये 70 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। बैंक ऑफ अमेरिका की एंट्री के बावजूद केन्स टैक्स की जो गिरावट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि बैंक ऑफ अमेरिका ने इस हफ्ते 42 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की है केन्स टेक्नोलॉजीज के। बैंक ऑफ अमेरिका ने 12 मार्च को ब्लॉक डील के जरिए ये शेयर खरीदे हैं। 3,614 रुपये 40 पैसे का भाव है, जिस पर 1,16,000 शेयर खरीदे गए हैं। इन शेयरों को कैडेंसा मास्टर फंड और ब्लू पर्ल मैप की ओर से बेचा गया है। 6 महीने में देखें तो ये शेयर 50% से ज़्यादा टूट चुका है, गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद महेश ओझा जी का मानना है कि इस शेयर में और गिरावट आ सकती है। ये 3,200 से 3,000 तक भी लुढ़क सकता है, इसलिए इस शेयर से आप बच के रहिए, गिरावट में खरीदारी ना करें, भले ही बैंक ऑफ अमेरिका खरीद चुके हैं। 13 मार्च को केन्स टैक्स के शेयर में 3,456 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली और करीब 6% नीचे जाकर ये शेयर सेटल हुआ 3,475 रुपये 60 पैसे के दाम पर। एनएसई के आईपीओ से जुड़ी खबर आने से आईएफसी का शेयर इस हफ्ते भागता हुआ नजर आया। एनएसई के आईपीओ के लिए 20 मर्चेंट बैंकर्स को नियुक्त कर लिया गया है। मॉर्गन स्टैनली समेत कुल 20 मर्चेंट बैंकर्स हैं जिनकी नियुक्ति की गई है और मर्चेंट बैंकर्स के अलावा 8 लॉ फर्म्स भी हैं जिनको नियुक्त किया गया है और आईपीओ के लिए एडवाइजर के रूप में रॉथशील्ड को भी एनएसई ने चुना है। अब एनएसई का माना जा रहा है कि जो वैल्यूएशन है वो 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है और ओएफएस के जरिए एनएसई 4 से 5% हिस्सा बेच सकती है। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आईपीओ का साइज हो सकता है। और आईएफसीआई की जहाँ तक बात है तो SHCIL जो कि इसी की ग्रुप कंपनी है वो एनएसई में 4.4% हिस्सेदारी होल्ड करती है। 2026 की शुरुआत में देखें तो आईएफसीआई के पास SHCIL का करीब 53% स्टेक था, तो उस हिसाब से देखा जाए एनएसई में इनकी इनडायरेक्ट हिस्सेदारी है और 2024 में DFS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने SHCIL की आईएफसीआई के साथ मर्जर को भी हरी झंडी दिखा दी थी और यही कारण है कि आईएफसीआई का शेयर शुक्रवार के सेशन यानी कि 13 मार्च को बड़ा दमखम दिखाता हुआ दिखा। हालांकि महेश ओझा जी का मानना है कि आप इसको अभी भी खरीदिए और थोड़ा नीचे अगर 50 से 52 रुपये की रेंज में मिले तो और भी ज़्यादा एंटर कर सकते हैं और भी ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं। तो 13 मार्च को आईएफसीआई के शेयर में 59 रुपये 83 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और करीब 6% ऊपर ये शेयर 57 रुपये 11 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया।
चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते बाजार में एक नई कंपनी ने दस्तक दी जिसका नाम है सेडामेक मैकाट्रॉनिक्स। दमदार रही इसकी लिस्टिंग। दमदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनएसई पर यह शेयर 1535 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस है 13.5% की प्रीमियम पर। जी हाँ, इसलिए क्योंकि 1352 रुपये इसका इशू प्राइस था और ग्रे मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि ये 1375 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। 3.25 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 1087 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को तो कोई रकम नहीं है मिली है, लेकिन पूरी तरह से ओएफएस था। और वीएलएम वाला मानती है कि अगर आप 6 महीने इसको होल्ड करते हैं तो आपको 1600 से 1850 रुपये तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। 11 मार्च को लिस्टिंग के बाद सेडामेक मैकाट्रॉनिक्स ने 1613 रुपये 50 पैसे का हाई और 1500 रुपये के आसपास का लो टच किया और कमज़ोर बाजार में भी करीब 7.5% ऊपर 1451 रुपये 10 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की कुछ ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया भी था कि हमारा एक सेगमेंट है ऑन द रडार। अब उस सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और इस सेगमेंट में पहला नाम है मीशो का। मीशो के शेयर में इस हफ्ते एक दिन 10% का लोअर सर्किट भी लग गया था। जी हाँ, आईटी विभाग से इस कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ये टैक्स डिमांड नोटिस मिला था और कंपनी ने हालांकि कहा था कि इस ऑर्डर के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसको हम डिफेंड करेंगे। लेकिन 9 मार्च को शेयर ने 143 रुपये 34 पैसे का 52 वीक लो टच किया और वीएलएम वाला मानती है कि इस शेयर से आपको निकल जाना चाहिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। 10% के लोअर सर्किट पर 143 रुपये 34 पैसे के भाव पर 9 मार्च को इस शेयर में कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगला नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, जिसमें एक और फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया है। 117 करोड़ रुपए के आसपास की जाली एफडीज का भी पता चला है। एमसीसी और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी से जुड़ी जो एफडीज हैं उनका पता चलता हुआ दिखा है। एमसीसी यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और बैंक और एमसीसी के जो अधिकारी हैं उनके रोल की जाँच अब की जा रही है। ये खबर 10 मार्च को आई थी और उस दिन आईडीएफसी बैंक के शेयर में शुरुआती कमजोरी के बाद लोअर लेवल से रिकवरी आई और करीब 0.25% ऊपर यह शेयर 67 रुपये 27 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 12 मार्च को खबर थी कि ईडी चंडीगढ़ ने बैंक में हुए फ्रॉड से जुड़े केस की तलाशी शुरू की है। जैसे मैंने आपको कहा, दोबारा फर्जीवाड़ा हुआ, जिससे पहले भी ये मामला आया था फ्रॉड का और उस फ्रॉड सिलसिले में 19 जगहों पर छापेमारी की गई है। बैंक के पुराने अधिकारी, पूर्व ऑफिशियल्स, बेनिफिशियरीज और रियल एस्टेट एजेंट्स की तलाशी ली गई है और ईडी ने मुख्य आरोपी से जुड़ी अकोमोडेशन एंट्री की जांच की है। इस जांच में पता चला कि कई शेल कंपनियों के जरिए जो फंड है उसकी साइफनिंग की गई है और साइफनिंग करने से पहले बड़े ट्रांजैक्शंस की एक लेयर ट्रांजैक्शन है, जिसके बाद ये जो साइफनिंग है वो की गई है। 12 मार्च को ये खुलासा होने के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में 65 रुपये 68 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन करीब 2% नीचे 64 रुपये 78 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते इंडिगो के सीईओ के इस्तीफे की खबर आई, उसके बावजूद ब्रोकर्स बुलिश नजर आए हैं। इनके जो सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है, जिसको बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। निजी कारणों से इस्तीफा दिया गया था और उसके बाद जो एमडी हैं राहुल भाटिया जी, वो अंतरिम सीईओ के रूप में पदभार संभाल चुके हैं। सीईओ के इस्तीफे के बावजूद ब्रोकर्स ने बाय रेटिंग यानी कि बुलिश स्टैंस मेंटेन किया है और पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर मानते हैं कि छोटी अवधि में इंडिगो के शेयर में 4,650 रुपये के पार जब जाए तभी आप खरीदारी कीजिए और लॉन्ग टर्म के बारे में तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए। हाँ, अगर 4,050 का लेवल टूट गया तो ये शेयर 3,600 रुपये तक भी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, तो इस चीज़ को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। 11 मार्च को कमजोर बाजार में भी इंडिगो के शेयर ने 4,512 रुपये 90 पैसे तक का उछाल दिखाया, लेकिन सारी बढ़त गवाकर शेयर करीब 1% नीचे 4,350 रुपये 70 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अनिल अंबानी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ईडी की ओर से जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ईडी ने 581.65 करोड़ के फ्रेश एसेट्स जब्त किए हैं। अनिल अंबानी के खिलाफ चल रहे केस का मामला है, जिसके तहत ये एक्शन होता हुआ दिखा है और अनिल अंबानी ग्रुप की 2 कंपनियां हैं, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड, जिसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दरअसल जब्त की गई हैं। आपको बता दें 40,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन फ्रॉड का मामला है जो कि अनिल अंबानी के खिलाफ चल रहा है और उसी के तहत आप देखेंगे ये जो कार्रवाई है अब ईडी की ओर से होती हुई दिखी है। अब तक देखा जाए जितना भी एक्शन हुआ है, जो जब्त की गई हैं प्रॉपर्टीज, उनकी वैल्यू बढ़कर अब 16,310 करोड़ रुपए पर पहुंचती हुई दिखी है। इसका इंपैक्ट हमने जो 2 ग्रुप की लिस्टेड एंटिटीज हैं, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में देखा। रिलायंस पावर का शेयर ऑलमोस्ट 0.6% गिर गया, 6% के आसपास गिरा और रिलायंस इंफ्रा का शेयर भी उस दिन 4% की गिरावट लेकर ही बंद होता हुआ नजर आया।
तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं। अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इन खबरों के साथ, लेकिन तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक दो ज़रूरी बातें। अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। एक और अहम बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई उलझनों का, दुविधाओं का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन बटन क्लिक कीजिए, किसी भी वीडियो पर जाकर पेमेंट कीजिए और आप बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। प्लान चुनने में आपको हो सकता है कि थोड़ी सी दुविधा हो, लेकिन ध्यान से चुनिएगा। पेमेंट करने के बाद आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाएंगे। फिर हमारा दायित्व है कि हम आपके सारे सवालों का जवाब दें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।